Hi guys, I am scientist Gaurav Chaudhary and today will we discuss about the Coulombian force. Coulombian force बोले तो सर कूलाम्स ने जिस फोर्स की खोज की थी वही फोर्स। सर कूलाम्बियन फोर्स क्या होता है? हमको तो आपने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। क्या फोर्स अलग अलग होते हैं क्या? नहीं, फोर्स सभी एक ही होते हैं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से जैसे जैसे जहाँ जहाँ फोर्स का यूज होता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स के बीच की फोर्स की बात कर रहे हैं, मतलब चार्जेस के बीच की फोर्स की बात कर रहे हैं, तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे या कूलम्बियन फोर्स बोलेंगे। अगर वस्तुओं के बीच की फोर्स की बात कर रहे हैं तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। तो उसी को आज हम अच्छे से समझने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से, लेकिन ये उतना इजी भी नहीं था जिसको मैंने बहुत ही इजी भाषा में समझाया है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ फिजिक्स इज नॉट टफ। तो इसका हिंदी क्या है? फिजिक्स कठिन नहीं है, इसको कठिन बना दिया जाता है। तो फिजिक्स इज नॉट टफ। तो स्टूडेंट सोच रहे होंगे ऐसे, अरे सर फिजिक्स टफ नहीं है, क्यों झूठ बोल रहे हो, फिजिक्स तो इतनी खतरनाक है कि आज तक हमारे दिमाग में घुसी ही नहीं। तो उसी को मैं आज घुसाने वाला हूँ। तो आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स। एक तो सुना था आपने ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हिंदी में क्या बोलते थे आप? गुरुत्वाकर्षण बल। फोर्स को बल ही तो बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। भैया मास है, अगर उस पर कुछ एक्सीलरेशन लग रहा है, मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, 1 किलो का बॉक्स है, 1 किलो का बॉक्स है, अगर इस पर मैं पीछे से धक्का लगाऊं यानी फोर्स लगाऊं, बल। भाई पुशअप करना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। मान लीजिए ये 1 किलो का बॉक्स है, ये वाला ही तो है, अगर इस पे से पीछे से धक्का लगाया जाए तो आगे की तरफ भागेगा ना। तो पहले ये स्थिर था, अब इसमें कुछ होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर किसी वस्तु में होता है फोर्स के कारण, तो वो क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लीजिए ये इसका मास है, मास कितना है इस वस्तु का? 1 किलो। अगर इसके मास में एक्सीलरेशन के कारण कुछ डिस्प्लेसमेंट, कुछ विस्थापन हो रहा है, मतलब एक स्थान से क्षण भर भी दूसरे स्थान पर चेंज हो रहा है, यानी बदल रही है अपना स्थान, तो ये क्या कहलाता है? फोर्स। यानी फोर्स का मतलब ही किसी मास पे, यानी किसी भी भार पे, किसी भी मास पे अगर एक्सीलरेशन हो जाए तो वही क्या कहलाता है? फोर्स। लेकिन हमारा आज का पॉइंट नहीं है फोर्स, और फोर्स की ऐसा यूनिट आपको बताई थी न्यूटन। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या बताई थी आपको? न्यूटन। अब इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन क्यों बनता है? क्योंकि न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने, न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसकी ऐसा यूनिट क्या पड़ी? न्यूटन। लेकिन आज का जो हमारा पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसी को आज हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है रियलिटी में। तो ये सर आपने कूलम्बियन फोर्स ही बताना था, तो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों बताया? ये इसलिए बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि फोर्स भी अलग अलग होते हैं क्या। तो मैं बोलता हूँ फोर्स सब एक ही होते हैं। जैसे आपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था एनर्जी, कई प्रकार की एनर्जी पढ़ा दी थी, लेकिन भैया एनर्जी की ऐसा यूनिट तो जूल ही थी। लेकिन जो एनर्जी सभी सेम थी, वैसे ही फोर्स भी सभी सेम होती हैं, सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से नाम चेंज किया जाता है, और इसी के कारण हमारी फिजिक्स जो है टफ लगने लगती है। तो आज का हमारा टॉपिक है, उसका नाम क्या है? आज के हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आपने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक बोले तो चार्ज एट रेस्ट। हाँ जी, मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ। मान लीजिए चार्ज जो है, यानी चार्ज एट रेस्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब स्टैटिक चार्ज, यानी अभी चार्ज हैं। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो या इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो तो सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में या फिजिक्स के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी किया जाता है जब भी चार्ज की बात की जाती है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आता है। इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट,
सर जी रेस्ट क्यों लिख रहे हो बार बार? यहाँ तो स्टैटिक लिखा है। तो स्टैटिक का मतलब ही तो रेस्ट है। मान लीजिए कोई भी वस्तु स्टेशनरी है, रुकी हुई है, उसी को क्या बोलते हैं? रेस्ट में। आप सो रहे हो अपने बेड पे आराम से, तो आप स्टैटिक हो यानी स्टेशनरी हो, उसी स्टेशनरी को रेस्ट बोल दिया जाता है। तो सर इतना तो हमको समझ में आ गया, चार्ज एट रेस्ट या इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। अब सर यहाँ से कूलम्ब का क्या फंडा है? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर चार्ल्स ऑक्सटन, AUGUSTIN, ऑक्सटन डी कूलम्ब। इतना लंबा नाम था इन वैज्ञानिक का। सर चार्ल्स ऑक्सटन डी कूलम्ब नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने बोला अगर वस्तुओं के बीच में फोर्स लगता है, अगर उनमें कुछ एक्सीलरेशन हो रहा है, मान लीजिए इस लकड़ी के टुकड़े में एक्सीलरेशन हो रहा है, इसमें मास है, तो इस पे क्या लगता है? फोर्स। और फोर्स कैसे यूनिट होती है? न्यूटन। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करता हूं तो चार्जेस के बीच भी तो कुछ फोर्स लगता होगा भाई। जब हम इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं तो चार्जेस के बीच भी तो कुछ फोर्स लगता होगा। तो कूलम्ब्स सर ने बोला मैं न्यूटन वाले लॉ को ही थोड़ा बहुत यूज करके अपना अलग से एक नया लॉ बना देता हूं, जिसको बोला जाएगा कूलम्बियन लॉ। मतलब कि कुछ नहीं बोला नया, बोला ये कि चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ही क्या कहलाएगा? कूलम्बियन फोर्स। और यही हर जगह जहां भी मैग्नेट की बात होगी, चुंबकीय क्षेत्र की बात होगी, वहां कौन सा फोर्स काम में आएगा? कूलम्बियन फोर्स। अब कूलम्बियन फोर्स पढ़ा रहे हो तो सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या फंडा है? तो मैं आपको बता दूं मैं क्या बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स। तो भैया जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स लगेगा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक ना बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? यानी इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट की बात है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सर कूलम्ब लॉ क्यों बोला गया? इसको ही कूलम्बियन फोर्स क्यों बोला गया? हम तो कंफ्यूज हैं। कभी आप बोल रहे हो कूलम्बियन फोर्स, कभी आप बोल रहे हो इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यह कूलम्बियन फोर्स इसको इसलिए बोला गया क्योंकि सर चार्ल्स ऑक्सटन डी कूलम्ब सर ने इसकी खोज की थी। वैज्ञानिक थे, बहुत महान वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इस फोर्स का नाम कूलम्बियन फोर्स भी पड़ा। और साथ में इसको रियल जो नाम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मान लीजिए मैं किसी लॉ की खोज करता हूं, लॉ बोले तो लॉ क्या होता है? लॉ होता है नियम। अब ये लॉ कानून वाला लॉ नहीं समझ लेना, ये नियम वाला लॉ है। मतलब जो नियम और नियम जो है फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के जो नियम हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? लॉज। मतलब वैज्ञानिकों ने अपनी बात को जो रखा लिखा उसी तरीके को क्या बोला गया? लॉ। तो अगर मैं ही कोई लॉ बना देता हूं, मैं ही बोलता हूं मैंने ये इन्वेंट किया था, ईसीबी का इन्वेंट किया था या किसी का भी इन्वेंट किया था, उसी बात को अगर मैं लिखूं तो उसका नाम क्या हो जाएगा? गौरव्स लॉ। क्योंकि मेरा नाम है गौरव चौधरी तो उसी लॉ का नाम क्या पड़ेगा? गौरव्स लॉ। वैसे ही जब कूलम्ब सर खोज कर रहे तो उनकी फोर्स का नाम क्या पड़ा? कूलम्बियन फोर्स। तो इसकी सर एसआई यूनिट क्या होती है? फिर तो इसकी एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए? कूलम्ब होनी चाहिए सर। नहीं, ऐसा नहीं है। चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम्ब हुई, चार्ज की यूनिट ऑलरेडी कूलम्ब है, तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या रखी इन्होंने? फोर्स की ऐसा यूनिट इन्होंने रखी न्यूटन। इन्होंने भी फोर्स की ऐसा यूनिट को न्यूटन ही रखा। तो सर अब समझ में आया, तो फोर्स तो सब सेम ही है, जहां भी फोर्स लग रहा है वहां ऐसा यूनिट न्यूटन है। तो सबसे पहले जब भी आप फोर्स को स्टडी करेंगे न्यूटन को समझना पड़ता है। न्यूटन क्या समझना पड़ता है सर? इतना बड़ा चैप्टर पढ़ेंगे क्या न्यूटन का तीनों लॉस? ना ना ना, सिर्फ F = मास इंटू एक्सीलरेशन पढ़ना होगा आपको, जो मैंने पहले कराया है। तो सर कूलम्बियन फोर्स की ऐसे यूनिट भी न्यूटन होते हैं, इतना तो समझ में आ गया। अब आगे कराते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये तो आपको बता दिए, तो आगे डिस्कस ब्रीफली वे में अच्छे से समझाते हैं और प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे आपको। लेकिन इससे पहले एक बार और बता देता हूँ, फिजिक्स इज नॉट टफ, फिजिक्स इज वेरी इजी इफ यू टेक इट प्रैक्टिकली। मतलब फिजिक्स को प्रैक्टिकली लेते हो तो फिजिक्स बहुत आसान है, ये टफ नहीं है। तो अब यहाँ डेफिनेशन पे आ जाते हैं हम। तो अब आज की जो डेफिनेशन है ये क्या है?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या कूलम्बियन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन कि कहाँ लगती है बिटवीन द चार्जेस को ही आगे आने वाले समय में क्या बोला जाएगा, मैग्नेट। भैया चार्ज से बना बंडल ही क्या कहलाता है, मैग्नेट। अब फिलहाल के लिए आप चार्ज समझिए, आगे आने वाले समय में जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे फिर उसको मैग्नेट बोलने लग जाएंगे, ठीक। तो सर इसकी ये डेफिनेशन थोड़ी ना होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, इसकी डेफिनेशन तो दूसरी थी। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या कूलम्बियन फोर्स हो, वो हमेशा कहाँ लगता है, एक्टमिस लगना कहाँ लगता है, चार्जेस के बीच में लगता है। सर चार्जेस के बीच में क्या उनके अंदर घुस के लगता है, ना ना ना, उनके अंदर घुस के नहीं लगता है। मेरे दो हैंड हैं, अगर इनमें ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से अगर मैं इनको ऐसे खींचूं तो क्या लग रहा है, फोर्स, वैसे ही चार्जेस के बीच भी एक फोर्स लगता है, उसको अच्छे से समझाया जाएगा। तो अब कूलम्ब की डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसको रब करते हैं यहाँ से, इसको भी लिख लेना। अब लिखते हैं कूलम्ब लॉ की डेफिनेशन, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे, फिर उसका फॉर्मूला भी दिखाएंगे। तो कूलम्ब लॉ की डेफिनेशन क्या हो जाती है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is directly proportional to the product of charges and inversely proportional is directly proportional to the product of magnitude of charges, यानी चार्जेस के मैग्नीट्यूड की गुणा, यानी प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई को बोलते हैं, एंड इनवर्सली proportional to the square of distance between the charges। इसको क्या बोला जाता है, कूलम्ब्स लॉ। किताबों में इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखी रहती है कूलम्ब्स लॉ की, और कुछ भी समझ में नहीं आता है। आप बोलेंगे सर आप तो बोल रहे थे आप हमको प्रैक्टिकली और इसी भाषा में समझाने का, आपने तो इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखवा दी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब इसी डेफिनेशन से मैं आपको समझा के दिखाऊंगा कि फिजिक्स कितनी आसान है। तो कूलम्ब्स सर ने क्या बोला, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज directly proportional to the product of magnitude of charges। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है, तो उससे पहले आपको मैग्नीट्यूड को बता देते हैं। मैग्नीट्यूड होता है, मान लीजिए ये चार्ज है, ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, ये 5 कूलम्ब चार्ज है और ये 4 कूलम्ब चार्ज है। तो ये 5 कूलम्ब और 4 कूलम्ब क्या है, इनकी संख्या ही तो ले लेता हूँ, 1 मार्कर 2 मार्कर और 3 मार्कर, तो इनका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 3। वैसे ही अगर चार्जेस की बात करें तो जितनी गिनती जितनी काउंटिंग उतना ही मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होती है, संख्या। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है रियलिटी में, मैग्नीट्यूड की जब भी बात करते हैं तो हम बात करते हैं संख्या की। कभी कंफ्यूज नहीं होना है मैग्नीट्यूड शब्द को सुन के, ये क्या है हिंदी में, संख्या। मान लीजिए चार्जेस की जो संख्या है अगर उसकी मल्टीप्लाई कर दी जाए, मतलब यही तो बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। भाई प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड इनका प्रोडक्ट, यानी 5 गुणे 4,
इनका प्रोडक्ट क्या आया 20 कूलम्ब। यही बोलता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। आगे बोला सर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको कैसे बताएंगे सर? इसको बताएंगे हम प्रैक्टिकली तरीके से। अब इसको इतना लिखिए, फिर आगे आपको फॉर्मूला लिखवा देते हैं, फिर प्रैक्टिकली भी लिखवाएंगे। तो इसको आप नोट डाउन करिए बहुत ही आसान तरीके से। तो इसको मैं अब रब करता हूं, इसके बाद में इसका फॉर्मूला लिखवाऊंगा। तो जो हमारी डेफिनेशन है उसमें क्या लिखा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो इसको ऐसे ना लिख के मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में लिख दूं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको भी F से ही दर्शाया जाता है और ग्रेविटेशनल फोर्स को भी F से ही दर्शाया जाता है हमेशा। तो फोर्स बराबर Q1 Q2। कहाँ से आया सर ये, कैसे आया सर ये? भैया देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? दो चार्जेस ही तो हैं। मान लीजिए, समझ गए ना आप, बचपन में बहुत खेले होंगे, बोल रहे होंगे कि सर क्या बचपन की याद दिला रहे हो बच्चों की तरह। नहीं, मैं कोई बचपन की याद नहीं दिला रहा हूँ, मैं आपके बचपन का ही गेम दिखा रहा हूँ। ये गेम ही क्या कहलाता है, कूलम्बियन फोर्स या कूलम्ब लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसे कहलाता है सर? ये दो चार्ज हैं, ये दो चार्ज हैं। अब इनका फिगर कैसे बना देंगे? पहला चार्ज ये, पहला चार्ज ये और दूसरा चार्ज ये। इसका नाम दे देता हूं मैं Q1 और इसका नाम दे देता हूं Q2। सर आपने Q1 और Q2 नाम क्यों दे दिए इनको? क्योंकि भैया चार्ज का जो सिंबल है, चार्ज का जो सिंबल है आपको बताए थे, चार्ज का सिंबल या तो कैपिटल Q या उसको स्मॉल q लिखते हैं, इसलिए मैंने इनको पहला चार्ज यानी Q1, दूसरा चार्ज Q2 इसलिए लिख दिया। अब अगर इनकी जगह पे इनको रख दूं, तो अगर इनको रख दूं तो ये चुम्बक आपस में क्या करती हैं, मैग्नेट आपस में क्या करती हैं, समझ गए होंगे, एक दूसरे को खींचती हैं, एक दूसरे को खींचती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, एक दूसरे को खींचती हैं इस तरीके से। देखिए मैंने पकड़ तो नहीं रखा है, इसने इसको खींच के रखा है, देखो यही तो होता है। तो क्या बोल रहा है कूलम्ब? कूलम्ब सर ने क्या बोला, जो फोर्स है चार्जेस के बीच, यानी चार्जेस के बीच पहला चार्ज और दूसरा चार्ज, इनके बीच में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके किसका, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, इस मैग्नीट्यूड के। मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड है Q1 और इसका मैग्नीट्यूड है Q2, इन दोनों की क्या कर दी हमने, प्रोडक्ट। तो कूलम्ब ने भी तो यही बोला, the electrostatic force between the charges is always directly proportional to their magnitude का product of magnitude। तो कूलम्ब क्या बोलता है, मैग्नीट्यूड। नीचे कूलम्ब क्या लिख देता है, d स्क्वायर। सर अब ये d स्क्वायर कहाँ से आया, ये क्या किसका फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला ऑफ कूलम्ब। भाई कूलम्ब सर ने जो फॉर्मूला दिया, ये फॉर्मूला दिया, इसका क्या कैसे पढ़ते हैं सर इस फॉर्मूले को, F जो है फोर्स, जो है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर, ऐसे पढ़ते हैं। दोबारा सुनिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। इसको कभी आंकड़ी मत बोल देना, कई लोग तो आंकड़ी समझ रहे होंगे इसको। ये किसका सिंबल है, ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है। सर ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल क्या दर्शाता है, ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल दर्शाता है रिलेशन। रिलेशन भैया जिनसे हमारा होता है रिश्तेदारों में, रिलेटिव्स में, उनसे सीधा सीधा होता है ना। ये हमारे चाचा हैं, हमारे ताऊ हैं, ये हुआ हमारा क्या, रिलेशन। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे कट्टर विरोधी होते हैं, हमारे दुश्मन होते हैं। मान लीजिए अगर हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हमेशा घटाने की कोशिश करते हैं। अगर हम वही वाला हिसाब है ना, कट्टर विरोधी, लेकिन फिजिक्स में वो मैं नहीं बोलना चाहूँगा। तो क्या है, कूलम्ब सर ने क्या बोला, कूलम्ब सर ने क्या बोला, कूलम्ब सर बोलते हैं जैसे ही मैं इन चुम्बकों को यानी मैग्नेट्स को पास पास लाता हूँ तो इनके बीच में फोर्स बढ़ता है। भाई आपने कभी देखा होगा, अपने घरों में प्रैक्टिकल करके देखिए, प्रैक्टिकल करके तो देखते ही होंगे, देखिए फिर से ना भी करा हो तो इन चुम्बकों को पास पास लाइए, पास पास लाइए तो देख रहे होंगे कि एक दूसरे को एक तरफ खींच रही हैं, खींच रही हैं।
भाई खींच रही हैं ना, इसीलिए तो चिपक गई, मैंने पकड़ तो नहीं रखा है। भाई खींच रही हैं तो एक दूसरे को चिपका रही हैं। तो एक चीज और देख रहे होंगे आप, जैसे ही मैं इनको दूर दूर ले जा रहा हूं तो इनके बीच में क्या है, फोर्स कम हो रहा है, यानी खिंचाव कम हो रहा है। इसी को तो कूलम्ब सर ने क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी को कूलम्ब सर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बियन फोर्स। उन्होंने सीधे सीधे बोला चार्जेस के बीच में भी एक फोर्स लगता है जो उनको या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। रिपेल बोले तो या तो दूर दूर भगाएगा। अब कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा, आप बहुत कोशिश कर रहे होंगे चुम्बक को पास लाने का, लेकिन वो जा ही नहीं रही होगी, जा ही नहीं पा रही होगी। अब जैसे मैं इसके पोल्स को चेंज कर देता हूं तो मैं कितना भी कोशिश करूं ये इसको नहीं चिपकाएगी, नहीं चिपकाएगी भैया, दूर भगाने की कोशिश कर रही है। तो इसको ही क्या बोला, रिपल्सन। जहां भी दोनों सेम चार्जेस होते थे प्लस प्लस, वहां क्या होता है, रिपेल, रिपेल। और जहां भी एक अपोजिट चार्ज होता है प्लस या माइनस या प्लस, वहां क्या होता है, अट्रैक्ट। तो फिलहाल के लिए आपको ये नहीं समझना अट्रैक्ट और रिपेल, फिलहाल आपको समझना है कूलम्ब का नियम। ठीक है जी। तो आपको सिर्फ अभी के लिए इतना समझना है कि अगर चुम्बकों को पास लाते हैं यानी पास पास लाते हैं तो इनके बीच में फोर्स बढ़ता है, यानी खिंचाव बढ़ता है, और दूर ले जाते हैं तो इनके बीच में खिंचाव कम हो जाता है। तो क्या बोलेंगे भाई, पास ला रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ रहा है, और दूर ले जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट रहा है। तो उसी को तो बहुत ही आसान भाषा में कूलम्ब सर ने क्या लिख दिया, कूलम्ब सर बोलते हैं, दोबारा से लिख के दिखाते हैं आपको। कूलम्ब सर क्या बोलते हैं, जो फोर्स है यानी कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, यानी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी भी समझ में नहीं आया तो दोबारा समझिए कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए दो चार्जेस हैं, देख लीजिए अच्छे से, अगर मैं इनको पास पास लाता हूं तो ये क्या है, इनके बीच में डिस्टेंस, ये क्या है, यहां से यहां तक की दूरी, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। अभी आप आगे आने वाले समय में समझेंगे। आपने अपने गांव में इस तरीके से बिजली के तार देखे होंगे, तो एक चार्ज, दो चार्ज और तीन चार्ज यहां अप्लाई होने वाला है ये लॉ बिजली के तारों पे। तो जब इन दो चार्जेस को देखते हैं तो इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस। जैसे ही मैं इनको पास पास लाता हूं तो इनके बीच में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है और ये एक दूसरे को चिपका लिए। ये क्या हो गए, एक दूसरे को क्या कर लिए, अट्रैक्ट। दूसरा बोला कूलम्ब सर ने, अगर मैं इनको दूर दूर ले जाता हूं तो इनके बीच में खिंचाव कम हो जाता है, यानी अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो इसी को कैसे लिखे कूलम्ब सर, डायरेक्ट तो नहीं लिखेंगे, पहले तो डेफिनेशन लिख दी इतनी बड़ी, लेकिन उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए फॉर्मूला बनाया जाता है। फॉर्मूला कभी भी कुछ नहीं होता है, किसी भी लॉ को समझाने का एक शॉर्ट तरीका है। कूलम्ब सर ने क्या बोला, जैसे ही मैं डिस्टेंस को बढ़ा रहा हूं, ये एरो क्या दर्शा रहा है, ये जो एरो है ये कभी फॉर्मूले के साथ नहीं होता है, ये एरो जो है फॉर्मूले का भाग नहीं है, ये मैं अपनी तरीके से अपने आप समझाने का तरीका बता रहा हूं। मान लीजिए ये दो मार्कर हैं, ये जो दो मार्कर हैं इनसे समझाता हूं। अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब ये चोंच जो है ऊपर की तरफ इशारा कर रही है, अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो सीधी सीधी बात है चार्जेस के बीच क्या होगा, फोर्स घटेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स घटेगा। और यही क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जो डेफिनेशन में पढ़ा था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कभी भी कोई वैल्यू इस तरीके से लिखी हुई हो, और अच्छे से समझा देते हैं, कभी भी कोई वैल्यू इस तरीके से लिखी है, यानी कि इस तरीके से सर इस डिस्टेंस को आगे लिख देते तो ये क्या हो जाता, डायरेक्टली हो जाता ना आगे लिखने से। अगर इसको ऐसे लिख देते तो भैया ये डायरेक्टली हो जाता और ये गलत हो जाता लॉ के अनुसार। इसको नीचे इसलिए लिखे क्योंकि अगर फोर्स घट रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, अगर डिस्टेंस को घटा रहे हो तो चार्जेस के बीच फोर्स बढ़ रहा है। ऐसी चीजों को दर्शाने के लिए इन्वर्सली का सहारा लिया जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखने का तरीका क्या है सर,
एक चीज को ऊपर लिखते हैं, आगे डायरेक्टली का सिंबल लगाते हैं, फिर 1 लिखते हैं और उसके नीचे दूसरी चीज को लिखा जाता है, तो ये बनता है तब फॉर्मूला। सर इन्वर्सली का मतलब नहीं समझे। इन्वर्सली का मतलब होता है अगर एक चीज अमीर हो रही है तो दूसरी चीज गरीब हो रही होगी, अगर दूसरी चीज ये वाली चीज अब गरीब हो रही है तो ये वाली चीज बढ़ रही होगी। मतलब कभी भी दोनों साथ साथ नहीं बढ़ेंगे, इंक्रीज नहीं होंगे, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। इन्वर्सली का सीधा सीधा मतलब यही है। और डायरेक्टली का मतलब क्या है सर? भाई डायरेक्टली और इन्वर्सली दो शब्द आते हैं फिजिक्स में सर, जब भी आप पढ़ाते हो बार बार ये शब्द यूज करते हो। तो डायरेक्टली का मतलब है दोनों चीज या तो बढ़ेंगी या दोनों चीज साथ साथ घटेंगी, यानी साथ साथ, इनका साथ साथ नहीं छूटेगा कभी। लेकिन इन्वर्सली में उल्टा है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अब ये लिख लेना, इन्वर्सली का मतलब ये है और डायरेक्टली का मतलब ये है, या तो दोनों बढ़ेंगे या दोनों ही घटेंगे, डायरेक्टली ये होता है। तो यहां से आपको समझ में आया कि जैसे ही चार्जेस को पास पास लाता हूं तो इनके बीच में फोर्स बढ़ जाता है। मैंने पकड़ नहीं रखा है इसलिए, लेकिन चिपक रहा है तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो चिपक पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही इनको दूर दूर ले जा रहा हूं तो फोर्स कम हो रहा है, इसी को फॉर्मूला बोल रहा है। फोर्स अगर बढ़ाना है, फोर्स अगर बढ़ाना है तो डिस्टेंस को कम कर दीजिए। फॉर्मूला क्या बोलता है? अगर आपको फोर्स बढ़ाना है, अगर फोर्स को बढ़ाना है तो डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। अगर फोर्स को घटाना है, फोर्स को घटाना है तो डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा। ये चीज दर्शाती है अगर फोर्स को घटाना है तो डिस्टेंस को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। अगर फोर्स को बढ़ाना है तो डिस्टेंस को क्या करना होगा? घटाना होगा, पास पास लाना होगा। तो यहां से आपको क्या समझ में आया? कूलम्ब का नियम। लेकिन अब इसकी डेरिवेशन लिखवा देते हैं। भाई डेरिवेशन भी तो बहुत ही जरूरी होती है किसी भी लॉ की। तो अब लिखते हैं इसकी डेरिवेशन। हमारे जो सर लोग होते हैं कॉलेज और स्कूलों में हमें कैसे पढ़ाते हैं इसकी डेरिवेशन को? तो डेरिवेशन कैसे पढ़ाते हैं सर? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। लिखो बच्चों, इस तरीके से बताते हैं ना सर। देखिए कूलम्ब लॉ कराते हैं। कूलम्ब लॉ का मतलब क्या होता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए लिखो बच्चों, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, साथ में Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर आ जाएगा, Q2 आ जाएगा। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। लिखो बच्चों, आया समझ? बिल्कुल समझ गए होंगे। इस तरीके से हमारे सर लोग हमें समझाते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ सर अच्छे भी होते हैं, बहुत ही अच्छे से समझा पाते हैं, लेकिन कोई कोई तो होते हैं जो नहीं समझा पाते हैं। मेरा मतलब सर का कुछ भी नहीं है, मेरा मतलब है एग्जाम्पल के तरीके से समझाना। ठीक है, तो सर ये वाला क्या है? ये एप्सिलॉन, इसको ही तो मैं समझाने जा रहा हूं। दूसरा फॉर्मूला आता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। तो सर फॉर्मूले तो समान लग रहे हैं, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना है, इसमें एप्सिलॉन R है, इसमें सिर्फ एप्सिलॉन है। तो ये वाला एयर और वैक्यूम के लिए यूज होता है, एयर और वैक्यूम के लिए यूज होता है, और ये किसी मीडियम या मटेरियल के यूज होता है, मीडियम या मटेरियल के लिए यूज होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं। ये वाला एक फॉर्मूला है और ये वाला एक फॉर्मूला है। दोनों ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्मूले हैं, लेकिन पहला वाला किसके लिए यूज होगा? एयर या वैक्यूम के लिए, और दूसरा वाला मीडियम या मटेरियल के लिए। अब इसी चीज को समझाने के लिए मुझे आपको प्रैक्टिकल बताना होगा, प्रैक्टिकली बताना होगा कि कूलम्ब्स लॉ के बीच परमिटिविटी नाम का भी एक शब्द आता है। जैसे ही आप परमिटिविटी समझेंगे उसके बाद दोबारा से कूलम्ब्स लॉ को पढ़ाया जाएगा। तो अब आप समझेंगे क्या? परमिटिविटी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? परमिटिविटी। बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाता है यहां से?
टी इसमें डबल टी आता है इसके नाम में परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? इट इज ऑलवेज opposes the flow of इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमेशा अपोज करे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमेशा। तो सर आप ये बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी सर्किट में जो अपोज करता है उसी चीज को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। तो सर अपोज तो सर्किटों में क्या करता था? रेसिस्टेंस करता था ना, जिसको हम या तो बांध के नाम से जानते थे, बाधा लिख लो, बांध लिख लो या डैम लिख लो। तो सर डैम वगैरह, ये बांध वगैरह तो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि किसी भी सर्किट में अगर इलेक्ट्रॉन्स के या करंट के फ्लो होने का जो अपोज करता है उसको क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो सही समझे आप, इसको क्या बोल सकते हैं? रेसिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का ये रेसिस्टेंस ही तो होता है परमिटिविटी। और इसी को हम यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? जब भी हमारे गांव में या हमारे घरों में इलेक्ट्रिक कंडक्टर यानी इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं, उन पे जो कवरिंग चढ़ी हुई होती है ब्लैक कलर की, कवर जो चढ़ा होता है वो क्या होता है? एक परमिटिविटी मटेरियल होता है। तो पहले इसको आप समझिए, तब आपको परमिटिविटी मटेरियल भी समझाया जाएगा। तो यहां से आप समझिए, इट इज ऑलवेज अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, आपने क्या बता दिया, कुछ भी समझ में नहीं आया। अब आप समझाइए प्रैक्टिकली तरीके से कि इसका मतलब क्या होता है। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। कैसे समझाऊं अब आपको, बताइए आप ही। देखिए ये क्या है? चुंबक। ये क्या है? मैग्नेट। अब इनको जैसे जैसे पास ला रहा हूं वैसे वैसे एक दूसरे को क्या कर रही हैं? चिपका रही हैं। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? ज्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को घटाना है इनके बीच में, गांव में भी तो बिजली के तार ऐसे ही खिंचे हुए होते हैं, एक ये तार एक ये तार, या सिटी में भी ऐसे खिंचे हुए होते हैं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इनके बीच से घटाना है तो हमें क्या डालना होगा बीच में? एक परमिटिविटी मटेरियल। अब मैं परमिटिविटी मटेरियल डाल देता हूं। अब मैं एक कॉपी ले आया इनके बीच में, यहाँ चार्ज रखा, यहाँ चार्ज रखा, तो ये क्या हो रहे हैं? चिपका नहीं पा रहे एक दूसरे को। ये क्या नहीं? छूट गए। ये नहीं चिपका पा रहे एक दूसरे को। अब दूसरा परमिटिविटी मटेरियल ला रहा हूँ, ये चार्ज है, ये लकड़ी है, और यहाँ मैग्नेट रखा। देखिए चिपक ही नहीं पा रहा है, लेकिन डायरेक्ट कर रहा हूं तो चिपका ले रहा है। इसका मतलब क्या है? सर आप क्या बोलना चाह रहे हो? मैं बोलना चाह रहा हूं ये जो डस्टर मैंने इनके बीच में डाला यही क्या कहलाता है? एक परमिटिविटी मटेरियल। ये हमेशा किसका अपोज करता है? किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फ्लो होने का अपोज करता है। सर समझे नहीं, कुछ भी नहीं समझे। ये क्या है? एक चार्ज। भाई ऐसे ही तो पढ़ते हैं हम, कभी भी चार्ज को पढ़ते हैं तो इस तरीके से चार्ज रखा होता है और उसमें से हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ को इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकलता हुआ दिखाया जाता है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भागता हुआ दिखाया जाता है। ऐसे ही तो हमको बताया जाता है फिजिक्स में चार्ज। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड भाग रहा है, अगर इसके आसपास में एक परमिटिविटी मटेरियल डाल दूं तो क्या ये फील्ड भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा, ये रुक जाएगा। अगर एक लाइन की बात करूं तो ये कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर मैं सारी लाइंस के बंडल की बात करूं, एक जगह बांध दूं, बंडल बना दूं, तो कहलाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन अगले लेक्चर में तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या समझना होगा? कूलम्ब्स लॉ। तो भैया इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रोकने के लिए भी तो कुछ करना होगा। कैसे समझे सर? अब भैया बिजली का जो तार है, आप उसके पास जाओगे तो आपको चिपका लेगा, क्योंकि उसके पास उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। भाई जब भी करंट फ्लो होता है किसी भी तार में तो अपने आसपास क्या ड्रॉ कर देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अगर आप इसके पास जाओगे, अपना कान ले जाओगे तो चिपका लेगा झटके से। तो वैज्ञानिकों ने क्या खोजा? इसके ऊपर क्या कर दिए? वो कवरिंग। और वो कवरिंग क्या कहलाती है? प्लास्टिक की जो कवरिंग हो जाती है, पीवीसी की कवरिंग, वही क्या कहलाती है?
परमिटिविटी। तो वो किसका अपोज कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाहर आने का। अब इससे बाहर नहीं आने देगी, ये इनको निग्लेक्ट कर देगी। तो परमिटिविटी मटेरियल तो सर अच्छा है ना, हमारी रक्षा करता है। तो वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि परमिटिविटी मटेरियल किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो होने का अपोज करता है। यही तो मेरा फंडा था बताने का। समझे नहीं सर अभी भी परमिटिविटी मटेरियल? दोबारा से बताइए। कुछ कागज का टुकड़ा, अब ये कागज का टुकड़ा बीच में आने से परमिटिविटी खत्म हो जाएगी क्या सर? नहीं, परमिटिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पे। हर एक मटेरियल की अलग अलग होती है। अब कागज बीच में आया तो क्या चिपक नहीं पाएगा सर? अब ये मैंने पेच डाला तो इसको चिपका लिया है, साथ में कागज को भी टांग लिया है। ये क्या होता है? परमिटिविटी प्रत्येक मटेरियल की डिफरेंट होती है। उसी को मैं लिखने जा रहा हूं। तो मैं उसी को लिखने जा रहा हूं। परमिटिविटी ऑफ एवरी मटेरियल इज डिफरेंट। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, परमिटिविटी। परमिटिविटी बोले तो किसी भी सर्किट का इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। परमिटिविटी ऑफ एवरी यानी प्रत्येक सर्किट की डिफरेंट होती है, इज ऑलवेज डिफरेंट। सर डिफरेंट कैसे होती है परमिटिविटी? नहीं समझे। देखिए, जहां आपको कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वहां आप हल्की कवरिंग करते हैं। आपके घरों में देखा होगा हल्की फुल्की कवरिंग होती है छोटे छोटे तारों के ऊपर। लेकिन जब भी आप 440 वोल्टेज की लाइन की बात करते हैं, यानी बिजली के बड़े बड़े तारों की, उन पे मोटी मोटी पीवीसी कवरिंग चढ़ा दी जाती है। उन पे सर हल्की कवरिंग क्यों नहीं की जाती? क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा है। उसी से बचने के लिए ज़्यादा परमिटिविटी मटेरियल लगाया जाता है, और जहाँ कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वहाँ कम लगाया जाता है। ठीक है सर, अभी भी समझ में नहीं आया तो सर बिजली के तारों पर पत्थर क्यों लगाते हैं? हाँ जी, वो भी तो एक परमिटिविटी मटेरियल ही है। जो पत्थर लगता है, सेरामिक और माइका जो लगते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं जिनको। तो क्या सर परमिटिविटी को मैं इंसुलेटर बोल दूं तो चलेगा? हाँ, इंसुलेटर ही तो होता है परमिटिविटी, या इंसुलेशन बोल दो इसको। इंसुलेटिंग मटेरियल ही तो होता है परमिटिविटी का मतलब। यानी किसी भी वायर पे इंसुलेशन चढ़ाना। इंसुलेशन बोले तो कवर, किसी भी वायर पे कवर चढ़ाना ही क्या कहलाता है? परमिटिविटी। तो सर परमिटिविटी तो कैपेसिटर में भी यूज होता है। जब हम कैपेसिटर का स्टडी करते हैं, क्या आप वो बोलना चाह रहे हो? हाँ, इसका यूज कैपेसिटर में भी होगा, वो आपको कैपेसिटर में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए आप एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल बिजली का तार समझिए, यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टर समझिए। ठीक है, तो सर अभी कुछ समझ में नहीं आया, फॉर्मूले के तरीके से बताइए। तो अब फॉर्मूला बताते हैं। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं परमिटिविटी मटेरियल क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हो सकता है आपका क्या? एयर। दूसरा हो सकता है वुड। वुड क्या परमिटिविटी मटेरियल हो सकता है? वुड बिल्कुल हो सकता है। प्लास्टिक, सेरामिक, माइका और सॉइल, ये क्या है? सारे के सारे परमिटिविटी मटेरियल। तो सर ये तो वही है सब जिनके अंदर से बिजली फ्लो नहीं हो पाती, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती। तो मैं और कहना क्या चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी को ही तो अवॉइड करना है। यानी कि इस तार पे इलेक्ट्रिसिटी जा रही है ताकि ये बाहर ना आ पाए, इसीलिए तो इस पे कवरिंग की जाती है। यानी इलेक्ट्रिसिटी को अवॉइड करने वाला मटेरियल ही परमिटिविटी मटेरियल या इंसुलेटिंग मटेरियल या इंसुलेशन कहलाता है। तो ये सारे सर वही चीज यूज की जाती हैं परमिटिविटी के लिए जिनके अंदर से करंट फ्लो ना हो पाए। हाँ जी, बिल्कुल वही यूज की जाती हैं। तो अब आगे इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं जल्दी से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है भैया? परमिटिविटी होती है 3 प्रकार की। इसके टाइप होते हैं 3। इनके टाइप समझिए, टाइप्स कितने होते हैं? 3। पहला होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी सिर्फ एयर और वैक्यूम के लिए होती है, एयर और वैक्यूम के लिए, और इसका सिंबल होता है एप्सिलॉन नॉट।
एप्सिलॉन नॉट बोले तो अगर ई के नीचे एक हल्की सी बिंदी रख दूं, इस तरीके से ई बनाऊं और हल्की सी बिंदी रख दूं यानी नोट की तरह, तो ये बोला जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो इसका सिंबल का नाम क्या होता है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के नीचे जीरो रखिए तो उसको बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट। दूसरी होती है आपकी, पहली होगी एब्सोल्यूट परमिटिविटी, दूसरी होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मटेरियल और मीडियम। सर मटेरियल और मीडियम अलग अलग होते हैं क्या? ना ना ना, सब एक ही बात है। अब इनके बीच ये चुंबक हैं, ये क्या है? ये क्या है? मैग्नेट। अब मैग्नेट के बीच का खाली स्थान क्या कहलाएगा? मीडियम। खाली जगह मीडियम ही तो होती है। उस मीडियम में मैं लकड़ी का टुकड़ा डालूं या कागज डालूं, बात तो एक ही है। अगर मीडियम और मटेरियल एक ही बात है, ये खाली जगह में कुछ भी डाल दो या खाली रहने दो, खाली रहेगा तो एयर होगी उस चीज में मीडियम, अगर लकड़ी होगी तो लकड़ी कहलाएगी मीडियम। यानी मटेरियल और मीडियम एक ही बात है। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मटेरियल को किस सिंबल से दर्शाया जाता है? हमेशा ई से, यानी इसको बोलता है एप्सिलॉन। यानी कभी भी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मटेरियल को एप्सिलॉन से दर्शाया जाता है। तीसरी वाली क्या होती है सर? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मटेरियल्स। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? मटेरियल या मीडियम? समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी बोर हो रहे हैं ये पढ़ पढ़ के। अब इसी को तो मैं आसान भाषा में समझाने चाह रहा हूँ, सिर्फ आपको समझना है। जैसे ही आप समझेंगे तो आप कूलाम्स लॉ के रचेता हो जाएंगे एक ही दिन में। 3 परमिटिविटी लिखवाएं, तीनों का मतलब क्या है? पहली वाली का मतलब है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर एंड वैक्यूम। वैक्यूम बोले तो जहाँ हवा सहित सभी पदार्थों की अनुपस्थिति हो, एब्सेंस हो। कहाँ होती है सर ऐसी? जहाँ ये बल्ब देखा था आपने, टंगिस्टन बल्ब 10 रुपए का आता था, उसके अंदर हवा नहीं जाती तो क्या है? एक वैक्यूम है। या एयर तो ये सभी जगह है, मैं खड़ा हूँ तो यहाँ भी एयर है, सांस लेने के लिए भी एयर का यूज़ किया जाता है। तो ये वाली जो परमिटिविटी है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये सिर्फ एयर और वैक्यूम के लिए यूज़ की जाती है और इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, लिख लीजिए 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर। और जी सर फेरेड आ गए हैं, तो फेरेड तो कैपेसिटर में यूज होता है कंडक्टेंस के लिए। हाँ तो ये चीज कैपेसिटेंस ही तो बढ़ाती है, किसी भी सर्किट का कंडक्टेंस ही तो बढ़ाती है, यानी चार्जेस को स्टोर करने की क्षमता रखती है। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू फिलहाल के लिए आप याद कर लीजिए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है एयर और वैक्यूम के लिए, सिर्फ एयर और वैक्यूम, बाकी मटेरियल के लिए नहीं, सिर्फ एयर और वैक्यूम के लिए ये वैल्यू होगी 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर, फेरेड अपॉन मीटर। सर फिर ये क्या है एब्सोल्यूट और रिलेटिव मटेरियल्स के? हाँ जी, ये सिर्फ मटेरियल की बात है। मान लीजिए एयर तो हर जगह होती ही है, तो एयर के लिए तो ये वाली लाइन हो गई। ये वाली लाइन मटेरियल्स के लिए होती हैं, ये वाली लाइन क्या होती है? मटेरियल्स के लिए होती हैं 2, और ये ऊपर वाली लाइन ओनली फॉर एयर और वैक्यूम, ऊपर वाली लाइन एयर और वैक्यूम के लिए यूज होती है। यानी अगर एयर और वैक्यूम की बात आएगी तो उसकी बोली जाएगी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर एंड वैक्यूम, और दैट वैल्यू इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर, और जिसको बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट। सर किसी मटेरियल के मान लीजिए इस डस्टर की ही निकालनी है लकड़ी की, तो कैसे निकालोगे? तो निकालोगे ना एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मटेरियल यानी एप्सिलॉन निकालोगे, या रिलेटिव निकालनी होगी तो एप्सिलॉन आर निकालोगे। सर ये तो लिख लिए, टाइप लिख लिए, अब आप फॉर्मूला भी समझा दीजिए, इसको रफ करिए और इसके बाद आप फॉर्मूले के तरीके से समझिए। भाई हम तैयारी किसकी कर रहे हैं? एसएससी जेई की कर रहे हैं। कोई भी जेई एग्जाम हो तो उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने आपको बताई परमिटिविटी बताई ना आपको मैंने। तो पहली वाली परमिटिविटी का सिंबल क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। दूसरी का क्या होता है? एप्सिलॉन। और तीसरी वाली का क्या होता है? एप्सिलॉन आर। तो सर परमिटिविटी क्या अलग अलग होती हैं? हाँ जी बिल्कुल अलग अलग होती हैं, अलग अलग होती हैं, और किसी की वैल्यू भी अलग अलग होती है। अब उन्हीं को तो निकालना सिखाएंगे आपको कि कैसे निकालते हैं अलग अलग परमिटिविटी को।
तो इसका जो फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सर आपने तो रिलेटिव परमिटिविटी को सबसे बाद में लिखवाया था, लेकिन सबसे पहले उसी का फॉर्मूला दे दिया। हाँ जी, रियलिटी में रिलेटिव परमिटिविटी का ही फॉर्मूला होता है, जिसको पढ़ा कैसे जाता है, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोले तो रिलेटिव परमिटिविटी बराबर एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, ये वाली, अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। कर सर कुछ समझ में नहीं आया भाई, कोई भी वस्तु है, मान लीजिए ये कोई भी बिजली के तार हैं, ये तार हैं, इनके आसपास एयर तो होती ही है, तो ये वाला तो हर जगह यूज होगा भाई, हर एक फॉर्मूले में यूज होगा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये वाला जो है एप्सिलॉन, ये सिर्फ मटेरियल के यूज होगा। कैसे, जब भी किसी भी मटेरियल की एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम और मटेरियल। कैसे सर, अभी भी समझ में नहीं आया। अगर कभी भी ये चुंबक हैं, यानी कि जो चार्जेस हैं, यानी बिजली के तार हैं, इनके बीच में खाली जगह है, तो एप्सिलॉन नॉट बोला जाएगा, यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। मान लीजिए इन तारों के बीच में मैंने प्लास्टिक डाल दूं या डस्टर डाल दूं, भाई परमिटिविटी चढ़ाने के लिए क्या डालेंगे, कवर चढ़ाने के लिए कुछ मटेरियल डालेंगे ना, तो उस मटेरियल को ही क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मटेरियल या मीडियम। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, तो यहीं से बना लीजिए ना, जैसे आप बनाते थे V = I R से 3 फॉर्मूले बनाते थे, I बराबर V/R और R = V/I, 3 फॉर्मूले बना लेते थे, तो इससे भी बना लीजिए। फॉर्मूला बनाने में क्या है, यहाँ से बहुत ईजी है। तो सर हमको बता दीजिए ना एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम और मटेरियल का फॉर्मूला, तो इसका नाम क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम या मटेरियल। तो इसका क्या होता है, ये किसी मीडियम के लिए यूज होती है। ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, शॉर्ट में लिख लीजिए, पहले लिखवा चुका हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बराबर, अब ये वाला यहाँ चले जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अरे सर आप तो बोल रहे थे कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मटेरियल या मीडियम का सिंबल एप्सिलॉन होता है, आपने ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यों बोल दिया। हाँ जी, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एयर की प्रेजेंसी तो अभी भी है। मान लीजिए इन चुम्बकों के बीच मैंने लकड़ी डाल दी, तो एयर तो अभी भी है, लेकिन साथ में लकड़ी भी है, तो एयर प्लस लकड़ी की परमिटिविटी की मल्टीप्लाई हो जाती है, जहाँ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मटेरियल की बात करते हैं। तो तीसरी वाली क्या आती है यहाँ से, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मटेरियल या मीडियम। शॉर्टकट में लिखे दे रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला क्या होता है सर, एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से यही तो होता है, एप्सिलॉन अपॉन, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी स्टार्टिंग में। अब मैं बताता हूँ आपको एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है सर, वो होती है एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर। तो सर इस बार तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मटेरियल अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मटेरियल आ गए। हाँ जी सर, ऐसे ही फॉर्मूले बनाए जाते हैं और ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। एग्जाम में आपको दिया जाएगा, यानी कि ऑयल जो है आपको दे दिया जाएगा, एग्जाम में आपको क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन किस तरीके से आता है यहाँ से, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल, यानी ऑयल की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितनी है, 3।
बोलेगा इसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकालिए इस मटेरियल की, जो ऑयल है ये भी तो एक मटेरियल है, इसकी क्या निकालिए आप, एप्सिलॉन निकालिए। एप्सिलॉन आर तो ये दिया हुआ ही है, तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? तो एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो मैं क्या करूँगा, मैं 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ये किसकी वैल्यू आ गई, एप्सिलॉन नॉट यानी एयर और वैक्यूम वाली, साथ में गुणा में मैं 3 लिख दूंगा भैया एप्सिलॉन आर की वैल्यू, जो भी मल्टीप्लाई होके आएगा वही आंसर होगा। तो इसको कर लेना। तो आपको यहां से क्लियर हुआ एब्सोल्यूट परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी का फंडा। तो हमको सर ये समझ में आया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अवॉइड करने के लिए यानी निगलेक्ट करने के लिए हम परमिटिविटी मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है, हाँ जी यही है बिल्कुल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ से कूलम्ब्स लॉ का, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ, फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला तो समझ में आ गया कि ये वाली ऊपर वाली वैल्यू डायरेक्टली की बात करती है और ये वाली वैल्यू इन्वर्सली की बात करती है। लेकिन सर हमें ये समझ में नहीं आया कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आ गया। सब इसमें ये ऐसे आ गया, कभी भी सब्जी बनाने के लिए आप उसमें मिर्च मसाले का यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, मिर्च मसाले का यूज़ टेस्ट बनाने के लिए। तो कभी भी घर में जो इलेक्ट्रिसिटी लगाई जाती है उसमें जो बिजली का तार लगाया जाता है उसमें इंजॉय बनाने के लिए, ताकि आपको बिजली का झटका ना लगे, उससे बचने के लिए आप उस पर मिर्च मसाले लपेटते हैं। वो मिर्च मसाले क्या कहलाते हैं, बिजली के वायर के ऊपर पीवीसी की कवरिंग मतलब प्लास्टिक सी जो चढ़ी होती है वो एक तरीके से मिर्च मसाले हैं बिजली के तार के ऊपर, और उन्हीं को किस फॉर्म में लिख दिया जाता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी की फॉर्म में। तो सर ये वाली जो है फॉर्मूला F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के सभी फॉर्मूलों में आएगा। हाँ जी ये सभी में लगता है। ये किसको दर्शाता है, परमिटिविटी को। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। सर इसमें एप्सिलॉन आर आ रहा था, इसको क्या बोलेंगे, पहले आपने 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, ये एयर का था, एयर या वैक्यूम का था, ये मीडियम का था, मीडियम या मटेरियल का। तो मैं भी तो यही बोलना चाह रहा हूँ, अगर इन चुम्बकों के बीच खाली स्थान हैं, अगर इन तारों के बीच खाली हैं, यानी बिजली के तार आपके गांव में खाली रहते हैं यानी न्यूड रहते हैं, तो उनके बीच में इस तरीके से खाली जगह होती है, तो वहाँ सिर्फ क्या लगेगी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पता करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। और जैसे ही उन पे प्लास्टिक की पीवीसी कवरिंग हो जाती है, देखा होगा आपने पीवीसी कवरिंग कर दी जाती है आजकल, तो वहाँ इस तरीके से कोई भी मटेरियल चढ़ा दिया जाता है तारों के ऊपर, तो वहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जहाँ मीडियम की जगह प्लास्टिक चढ़ गई तो वहाँ ये वाला फॉर्मूला लगेगा। वहाँ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर प्लस एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मटेरियल भी यूज होती है। भाई जब बिजली के तार अगर न्यूड हैं, ये तार क्या थे पहले, न्यूड, तो यहाँ सिर्फ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर काम कर रही थी, क्योंकि यहाँ कवर नहीं था। अब यहाँ कवर भी चढ़ने लगा है, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट तो लगेगा ही लगेगा, एयर तो अभी भी है, प्लस इसके साथ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मटेरियल भी लगेगी। तो ठीक है, यहाँ से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पता कर सकते हैं। तो हमको इतना समझ में आया कि कूलम्ब्स लॉ किसी भी किन्हीं भी चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है, किन्हीं भी चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है। तो क्या सर अभी भी समझ में नहीं आया, तो इसको जो भी समझ में नहीं आया उसको नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल क्लियर किया जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो आज के लिए इतना ही समझिए। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, सर पीछे SI यूनिट तो लगा दो, ये वाला फोर्स लिख के बाद में न्यूटन लिख जाता है, तो इसकी SI यूनिट यहाँ से क्या हो जाती है, न्यूटन, और इसकी भी SI यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन। तो इस फॉर्मूले को सर पढ़ना तो सिखा दीजिए, कैसे पढ़ेंगे, फोर्स = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। दोबारा पढ़िए, फोर्स = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। या दूसरा तरीका सुनिए,
फोर्स इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डी स्क्वायर। एक साथ बोल दीजिए, अलग अलग बोल दीजिए। तो यहाँ से आपको कूलम्ब्स लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। कूलम्ब्स लॉ का मतलब ही किसी भी चीज़ पे कवरिंग करना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अवॉइड करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।